नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक विषय जो मुझे लगता है पूरे विश्व को उसका ध्यान है ही, लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्सप्लेनेशन करना आवश्यक रहता है। और एक्सप्लेनेशन थोड़े अपने बड़े होते हैं। बहुत सारे लोग, हमारी टीम कहती है कि बहुत सारे लोग आपको लिखते हैं और लगातार लिख रहे हैं कि आप वीडियो छोटे बनाएं। उन सभी को मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बात तो ये वीडियो नहीं है, मेरे ये लेक्चर्स हैं। और ये लेक्चर्स ख़ास तौर से जो एस्पिरेंट्स होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो देश को समझना चाहते हैं, संसार को समझना चाहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, उनको पूरी बात बताना अति आवश्यक होता है। इसलिए लोग लिखते हैं कि आप बहुत लंबा खींचते हैं। ये सच है कि क्लास क्लास की तरह होती है और लेक्चर लेक्चर की तरह होता है। इसलिए अगर आप उसको ये मानकर चलते हैं कि केवल आपको कुछ सूचनाएं हो जाएं, तो मुझे लगता है ये उस 60% आबादी जो कि स्टूडेंट लाइफ में है, जो देश को समझना चाहती है, संसार के इश्यूज़ को समझना चाहती है, देश के इश्यूज़ को समझना चाहती है, और ख़ास तौर से वो पढ़ी लिखी आबादी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रही है, पीएससीज़ के एग्ज़ाम दे रही है, जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे रही है, या और तरह के एग्ज़ाम दे रही है, उनको पूरा विषय जड़ से आना आवश्यक होता है। तो मुझे लगता है कि जब अपन क्लास लेते हैं तो क्लास लेते समय जड़ से बताते हैं। फिर भी मैं 1 घंटे में यही लेक्चर अगर क्लास में होता तो शायद 40 मिनट से 45 मिनट में करता, जिसको मैं 15 से 20 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए प्लीज़ उन बच्चों के लिए, देश के उन निवासियों के लिए, उन नागरिकों के लिए जो देश के इश्यूज़ को जड़ से समझना चाहते हैं, उनके लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही चाहिए। ऐसा बार बार लिखना उचित नहीं है कि इसको बहुत छोटा करिए। दूसरी बात ये भी है कि YouTube पर आजकल राष्ट्रवादियों के जो चैनल चल रहे हैं, या तो वो बंद किए जा रहे हैं और या फिर उनको डाउन किया जा रहा है। कारण ये है कि वो बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बनाकर उसको प्रस्तुत करते हैं और केवल वो उतना विषय देता है जितना हिट करता है। कारण उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग उसको हिट करते हैं, लोग उस पर कंप्लेंट करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं, और YouTube उसको जब देखता है, वो रिव्यू करके देखते हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल देते हैं, ये सोचते हुए कि ये कम्युनल वायलेंस या ये देश में या राष्ट्र की जो पॉलिसीज़ हैं या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके विरुद्ध जा रहा है। अगर लेक्चर पूरा जाता है तो YouTube पर अगर रिपोर्ट भी जाती है और उस पर रिव्यू जाता है, तो रिव्यू में भी उनको समझ आता है कि विषय गहराई से पूरा लिया गया है। इस विषय में कॉमनल एंगल लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सब लोकतंत्र बहुत अच्छा चैनल चलता था उनका, और बहुत सारे व्यूअर्स उनके थे, और उसको बंद कर दिया गया है। मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ, उन्होंने नया चैनल बनाया है, उसको सब्सक्राइब करें और उसको इस तरह के जिनके चैनल्स रहते हैं उनको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। मैंने भी इसी को ध्यान में रखते हुए एक इसका दूसरा चैनल भी लॉन्च कर दिया है साथ में, और इसलिए लॉन्च कर दिया है ताकि वो चैनल आप सब्सक्राइब करें। अगर इसको वो बंद कर दें बाई चांस, हालांकि उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन बंद कर दें तो आप उस पर रहें। इसके नीचे जो लेक्चर ये रहता है, जो आपको व्यू यूट्यूब रहता है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पड़ा रहता है। आप उसको केवल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि भविष्य में अगर इसको वो बंद कर दें तो फिर आपके पास ऑप्शन हो, अपन उस चैनल पर उतर आएंगे। खैर, सवाल जो इस समय है वो ये है कि अफ़गानिस्तान ने ये घोषणा की थी तालिबानियों ने कि वो 3 अगस्त तक सरकार बना लेंगे, 3 अगस्त को वो सरकार की घोषणा कर देंगे। लेकिन अभी तो 3 अगस्त निकल चुकी है, फिर भी सरकार की घोषणा नहीं हो पाई, और अभी तक किसी भी इंतरिम गवर्नमेंट का कोई भी मसौदा सामने नहीं आया है। आखिर कारण क्या है, क्या हो गया ऐसा? एक चीज़ में जो बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो ये है कि मोहम्मद के बाद जो खलीफा बैठे, उन सभी खलीफाओं की लगभग हत्या हुई थी। चाहे वो अबू बकर की बात करें, हम उस्मान की बात करें, उमर की बात करें, या अली की बात करें। अली के विषय में तो इतना ख़तरनाक बात है कि अली तो मोहम्मद के चचाजाद भाई भी थे और उनके दामाद भी थे। मोहम्मद की अपनी बेटी का निकाह हुआ था, अपनी सगी बेटी का निकाह हुआ था। सगी बेटी से मतलब है मोहम्मद खदीजा के जो पहले पतियों से संतानें थीं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, खदीजा की जो मोहम्मद से संतान थी उसकी बात मैं कह रहा हूँ। उनका निकाह हुआ था और उनके
बेटों की भी हत्या कर दी गई थी, पूरे खानदान की हत्या करने का प्रयास किया गया था। और तब से लेकर अभी तक वो एक गृह युद्ध टाइप का, शिया सुन्नी का हो या उनके अंदर के 72 फिरकों का हो या 900 प्रकार के छोटे फिरकों का हो, पंथों का हो, उन सब में लगातार झगड़ा चलता ही रहता है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इसको सही से देखेंगे, रिलीजियस दृष्टि से मत देखिए, उसको सिर्फ सत्ता की दृष्टि से देखेंगे, तो ये एक भू राजनीतिक आंदोलन दिखाई पड़ता है जिसका उद्देश्य भूमि का अधिग्रहण करना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए, चूंकि आबादी इस्लामिक है इसलिए इस्लाम के नाम से ही वैसा करना, ये एक रास्ता उन्होंने चुन लिया है जो पिछले 1500 वर्षों से चल ही रहा है। और इस्लाम, शायद मोहम्मद ने कुछ अच्छा दिया हो, लेकिन वो पूरा भटक कर दूसरे रास्ते पर चल चुका है, पूरे संसार इसको देख रहा है। खैर, जब ऐसी सिचुएशन हो तो मैंने कल के लेक्चर में ये बताया था कि सबसे बड़ा खतरा अगर संसार में किसी को तालिबान से है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि इस्लाम का अपना कैरेक्टर रहता है और वो कैरेक्टर ये है कि वो सबसे पहले जो इस्लामिक लोग हैं उनको सुधारना चाहते हैं और उनको सुधार कर प्योर इस्लामिक बनाना चाहते हैं। और इस्लाम 72 फ़िरक़ों का अलग अलग है। इसका इलस्ट्रेशन मैं बहुत बार देता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के बाद, पाकिस्तान जब नया बना तो नए पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ पर एक विषय बहुत ख़तरनाक आ गया था, और वो ये आ गया था कि अहमदियों को पाकिस्तान में स्थान देंगे कि नहीं देंगे। कारण था कि अहमदियों को सुन्नियों ने मुसलमान मानने से मना कर दिया था। अब अहमदिया उस समय जनरल के पास गए और उन्होंने तानाशाह से कहा कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमको क्यों नहीं आने दे रहे। तो उस समय के तानाशाह ने ये कहा कि आखिर सबसे पहले ये निर्धारित होना चाहिए कि वाकई में आप मुसलमान हैं कि नहीं हैं। इसका जब बड़ा रूप आया तो जनरल कयानी कमीशन बिठाया गया। कयानी कमीशन ने 150 प्रकार के मुल्ले जो वहाँ पर पाए जाते थे पाकिस्तान में, यानी कि वो हिंदुस्तान के ही मुल्ले माने जाएंगे, उनको उसने इंटेरोगेट किया और इस्लाम की परिभाषा जानने की कोशिश करी। बाद में उसने जो रिपोर्ट लगाई, उस रिपोर्ट में उसने कहा कि मैं अगर इसमें से एक मुल्ले की बात मानता हूं तो 149 प्रकार के जो दूसरे मुल्ले हैं वो गैर इस्लामिक हैं। अगर मैं इनमें से किसी दूसरे की बात मानता हूं तो फिर बाकी के 149 गैर इस्लामिक हैं। इसलिए मैं इस्लाम की परिभाषा नहीं लगा सकता और अब आप डिसाइड करिए। हालांकि अहमदियों के विषय में जनरल ने जिरगा बुलाई, जिरगा बुलाकर ये घोषणा कर दी कि अहमदिया मुसलमान नहीं होते या होते हैं, जो भी उन्होंने निर्धारित किया। कुल मिलाकर कयानी कमीशन, जो जनरल कयानी भी था, जस्टिस कयानी भी था, उसने जो रिपोर्ट लगाई उस रिपोर्ट में साफ हुआ कि वो इस्लाम को बता नहीं सकता पाकिस्तान में कौन सा इस्लाम चलता है और इस्लाम की परिभाषा क्या है। सब कोई एक दूसरे को गाली देता है और ये कहता है कि इस्लाम फॉलो नहीं करते। आपने मुल्ला मौलवियों को भी अक्सर सुना होगा, जो बड़े स्पीचर्स हैं उनको सुना होगा कि आप कहाँ सुधारने चले हैं काफिरों को, पहले अपने आप को सुधार लीजिए, सही मुसलमान हो जाइए। यहाँ तक कहा होगा कि भारत में मोदी सरकार बैठ गई है, मोदी सरकार काफिरों की सरकार है, ये अल्लाह तुमको पनिश कर रहा है और अल्लाह तुम्हें सिर्फ इसलिए पनिश कर रहा है कि तुम इस्लाम की राह से भटक रहे हो। इसलिए ये अल्लाह के पनिशमेंट के रूप में पहले भी बहुत लोगों ने कहा है कि अल्लाह के पनिशमेंट के रूप में काफिर तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, इसलिए सही इस्लाम फॉलो कर लो। और किसी को ये पता नहीं है कि आखिर इस्लाम का सही परिभाषा क्या है और इस्लाम सही क्या है। ये सब एक दूसरे को ऐसा कहते रहते हैं और इस्लाम के नाम से ही शासन करना भू राजनीतिक आंदोलन है, इसलिए सत्ता पर बैठना। अब जब हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ते समय तो इस्लाम के नाम से सब लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब जो समस्या वहाँ पर आई वो ये आई कि इसमें प्रिवेल कौन करेगा, सरकार बनाएगा कौन, कौन सत्ता पर बैठेगा। एक तो वो हैं जो तालिबान हैं और दूसरा हक्कानी ग्रुप है जो तालिबानियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान ने लगाया था। पाकिस्तान की आईएसआई उसके पीछे थी और हक्कानी, आपको याद होगा जलालुद्दीन हक्कानी, उसका बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी और अनीस हक्कानी, ये इनके ऊपर $5 मिलियन का FBI ने रिवार्ड रख रखा है और आतंकवादी घोषित कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट से वो अफगानिस्तान में घुसे और अफगानिस्तान में वो अब अपना स्थान चाहते हैं कि वो सत्ता में कैसे बैठे हैं। लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक कि मुल्ला बरादर के ऊपर गोली चला दी गई। बहुत सारे ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ चैनलों ने, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों ने खास तौर से उसको दिया।
और संसार के बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने इस पर अभी 1 घंटा 2 घंटा पहले ही इसकी रिपोर्टिंग की है कि मुल्ला बरादर के ऊपर गोली चलाई, वो घायल हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। इस बात को आप साले ने भी, यानी कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने भी ये बात डिक्लेयर की है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मुल्ला बरादर घायल हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्ला बरादर घायल हुआ कैसे। कहते हैं कि अनीस हक्कानी या सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप ने मुल्ला बरादर, जब वार्ता चल रही थी उसी समय उनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते समय मुल्ला बरादर के ऊपर हमला कर दिया। आखिर मुल्ला बरादर के ऊपर हमला करने का कारण क्या था? जब तालिबान ने तय कर लिया कि अखुंज़ादा हेड होगा और बरादर उनका डिप्टी होगा, तो फिर आगे समस्या कहाँ खड़ी हुई? समस्या यहाँ पर खड़ी हुई कि अखुंज़ादा को अपना लीडर मानने को हक्कानी तैयार नहीं है। और जो तालिबान के दूसरे फैक्टर्स हैं, जिनको कट्टर तालिबान कहते हैं, क्योंकि बरादर का जो तालिबान है वो अपने आप को नेशनलिस्ट अफगान तालिबान कहता है और जो बाकी के ग्रुप हैं वो तालिबान कहते हैं और संसार भर में सत्ता स्थापित करने की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि पूरे विश्व में इस्लाम की सत्ता स्थापित होगी और हम सारे संसार ये सारी बाउंड्री तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब सवाल यहाँ पर जो झगड़ा शुरू हुआ, वो झगड़ा शुरू यहाँ से हुआ कि मुल्ला बरादर पैरवी कर रहा था कि भाई अब्दुल्ला को और हामिद करजई को, जो कि यूएस के समय पर, जब यूएस का कब्जा था अफगानिस्तान में, तो उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल्ला 2 बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े और हामिद करजई पहले प्रेसिडेंट हुए थे। तो ये लोग, उनका कहना था कि ये लोग अमेरिका के पिछलग्गू हैं, अमेरिका की सियासत में ये सियासत देखते रहे और अफगानिस्तान में सियासत करते रहे, इसलिए इनको अगर सरकार में अंदर लिया गया तो फिर ये अमेरिका को जासूसी करेंगे। पाकिस्तान का भी ऐसा मन था क्योंकि हक्कानी एक्टिव हो गया और हक्कानी ने जब अखुंज़ादा को अपना लीडर मानने से मना कर दिया और हक्कानी सत्ता में भागीदारी फुल फ्लैश चाहता है जिस स्तर से वो ले सकता है, तो फिर अब कैसे निर्धारित हो कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। और ये जो बाकी ग्रुपों के साथ मुल्ला बरादर एंड कंपनी इस कोशिश कर रही कि हम मिलीजुली सरकार बना लें, सबको स्थान दे दें, जिनको लोग कहते हैं कि मुल्ला बरादर की जो तालिबान है वो थोड़ी सी बाकी लोगों से लिबरल है। लिबरल से मतलब वो ये कहता है कि हम अफगानिस्तान के अंदर रहेंगे, अफगानिस्तान के बाहर नहीं जाएंगे। अब ये जब गोली चली और ये सब कुछ हुआ तो ऐसी परिस्थिति में कौन सॉल्व करे? पाकिस्तान को लगता है कि वो ही सब कुछ करवा रहा है, इसलिए इनके सॉल्यूशन वही निकाल सकता है। और ये बात तो सही है कि हक्कानी ग्रुप तो पाकिस्तान से प्योर सपोर्टेड है। अब चूंकि सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान से ही प्योर सपोर्टेड है, इसलिए पाकिस्तान को ही बीच में आना चाहिए। तो हुआ क्या? अब ये आपने सूचना आपको मिली होगी या आपने उस पर जाना होगा कि ISI के चीफ, पाकिस्तान के ISI के चीफ फयाज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फयाद हमीद विजिट कर रहे हैं अफगानिस्तान की। और उनका कहना यह है कि हम इनके बीच में सामंजस्य बिठा देंगे, क्योंकि लड़ाई लड़ रहे हैं तो उससे नुकसान होगा, इसलिए इनके बीच में सामंजस्य बिठा देंगे, हक्कानी को साथ में रखकर बात करेंगे। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि फयाज हमीद ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि मेरे वहाँ जाने के बाद सब सॉल्व हो जाएगा, हम सब सॉल्व कर देंगे। ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने से पहले लगातार ये क्लेम करता रहा, जबकि साले ये कहते रहे, वहाँ के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट ये घोषणा करते रहे कि नहीं, पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान सब गलत कर रहा है, पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरवेंशन कर रहा है, ये सब कुछ वो कहते रहे। पाकिस्तान उस समय प्योर डिनाई करता रहा और कहता रहा हमारा कोई संपर्क नहीं, हमारा कुछ नहीं। लेकिन आज जब हक्कानी और बरादर में झगड़ा हो गया, हक्कानी और तालिबान में झगड़ा हो गया, और वो इस बात को लेकर हो गया कि सुप्रीम लीडर कौन है, हक्कानी बड़ा है या बरादर बड़ा है या अखुंज़ादा बड़ा है, और क्यों हामिद करजई या अब्दुल्ला को सरकार में लेना, या बाकी ये फैक्टर जो यूएस के प्रभाव के दौरान भी सरकार में रहे, इन लोगों के साथ मिलकर क्यों सरकार बनाना, हम इस्लामिक सरकार बनाएंगे तो हम प्योर अपने दम पर बनाएंगे। इस तरह के गद्दारों को, उनका कहना है ये लोग गद्दार हैं, इनको अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इनके बीच में जो झगड़े हुए उसको सॉल्व करने के लिए फयाज हमीद जा रहे हैं। कितना सॉल्व कर पाएंगे ये तो भविष्य देगा, लेकिन ये पक्की बात है कि इस झगड़े की वजह से वहाँ सरकार नहीं बन पाई, और कितने दिन नहीं बन पाएगी ये भविष्य बताएगा, क्योंकि
इस्लाम का अपना कैरेक्टर समझिए, उसका कैरेक्टर है कि वो भू राजनीति आंदोलन करके सत्ता हासिल करेगा। कौन सत्ता हासिल करेगा? क्योंकि इनमें से जो सत्ता हासिल कर लेगा वो बाकियों को मरवाएगा। अगर बरादर सत्ता हासिल कर लेगा तो वो हक्कानी को मरवाएगा, हक्कानी कर लेगा तो वो उनको मरवाएगा। कुल मिलाकर बात यहां पर आती है कि इनमें से जो सत्ता पर बैठेगा, जिस दिन सुप्रीम पावर बनेगा, उस दिन वो बाकी के फैक्टर्स को डिमोलाइज करेगा, बाकी के फैक्टर को समाप्त करेगा, बाकी के फैक्टर को कत्लेआम करेगा। तो फिर हर एक इसमें ये कोशिश करेगा कि हम महत्वपूर्ण पदों पर रहें और सरकार मेरे हाथ में रहे, सरकार की कमांड हम संभालें। इसलिए ये कब तय होगा, कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी सरकार ना बनने का कारण मैंने आपको बताया। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।